गलत चश्मा लाया है। ये चश्मा जो है गलत लाया है। चलो ठीक है, अभी काम चला लेते हैं। है मगर वो चलो हो गया, कोई बात नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर इनका 14 अप्रैल का जन्मदिन सारे देश भर में और सारे दुनिया में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले लोग फैले हुए हैं, वहाँ तक उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज देश और दुनिया में फैले हुए तमाम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जानने वाले तमाम लोगों को 129वीं जन्मदिन की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहा हूं। बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को शुभकामना देने के बजाय श्रद्धांजलि देने का काम किया। पता नहीं प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन लोग हैं जो इस तरह का गलत सलाह देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ सलाहकार है जो उनको इस तरह के गलत सलाह देने का काम कर रहे होंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इससे पता किया जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनकी राय कितनी घटिया किस्म की बनी हुई है। हम लोगों ने कोरोना की महामारी की वजह से लोगों की बड़ी चाह थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन ऐसे हालात में भी मनाया जाए, तो हमने लोगों की चाहत को ध्यान में रखते हुए ये निश्चय किया कि जन्मदिन का कार्यक्रम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से पालन होगा और कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए भी इसके माध्यम से काम किया जाएगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल जन्मदिन 14 अप्रैल का बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन डिजिटल जन्मदिन बनाने का हम लोगों ने फैसला किया और उसी फैसले के तहत आज का ये कार्यक्रम हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हम लोगों ने 3 विषय रखे हैं। एक विषय है शासक जातियों ने या शासक वर्ग ने मूल निवासी बहुजन समाज को ईवीएम के द्वारा वोट के अधिकार से वंचित किया और अब एनपीआर के द्वारा नागरिकता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। गंभीर मंथन। दूसरा विषय लिखा गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान के माध्यम से जिन समस्याओं का समाधान हो गया था
वो सारी समस्याएं फिर से पुनर्जीवित हो गई है और पहले से भी ज़्यादा विकराल बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन, कैसे और इसका समाधान क्या है, एक गंभीर चर्चा। तीसरा विषय है कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में भारत में लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय मीडिया की राष्ट्रद्रोही भूमिका पूरी दुनिया में उजागर, एक कड़वा सच। ये 3 विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं और इसलिए ये बात अलग अलग विषय जो रखे गए हैं उन विषयों पर मैं आप लोगों के सामने अपने ख्यालात, अपने विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में शासक जाति कौन है या भारत में शासक वर्ग आज के तारीख में कौन है। इसे जानने और समझने की देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जिनको आज़ाद भारत में मजलूम बना दिया गया है, संविधान ने सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देने के बावजूद भी उनको आज़ाद भारत में मजलूम बना दिया गया है। जिन्होंने मजलूम बनाया वो भारत का शासक वर्ग आज के तारीख में कौन है, इस बात को समझने की और जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग थे। 15 अगस्त 47 को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। ये नॉमिनेट करने का काम 2 सितंबर 1946 को किया। और आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काश्मीरी ब्राह्मण थे उनके नियंत्रण में भारत की सत्ता आई और उन्होंने भारत पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा करने के लिए, ताकि आज़ाद भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो सके, उसके लिए लगातार कोशिश की। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बन सके, इसके लिए आजादी के आंदोलन से ब्राह्मण प्रयासरत थे और इसीलिए ज्योतिराव फुले तथाकथित आजादी के आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। छत्रपति शाहू महाराज तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। बाबा साहब आम्बेडकर तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है और ब्राह्मणों के द्वारा आजादी पर कब्जा करने का आंदोलन है।
वो ऐसा मानते थे, इस वजह से वो आज़ादी के आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। और यह बात आजाद भारत में भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा हो सके, इसके लिए ब्राह्मणों ने भारत का विभाजन करवाया। इसे जानने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्राह्मणों ने आजाद भारत पर कब्जा करने के लिए तमाम प्रयास किए। उसमें सबसे बड़ा संगठित प्रयास जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद जब पहला लोकसभा का चुनाव 1952 को घोषित हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 47% 60% सीटें दी, 60% टिकटें दी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, और उसमें से 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट का डाटा है। इसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसे सही तरीके से जानने की और समझने की जरूरत है। और इस तरह से उन्होंने पहली लोकसभा पर, पहले संसद पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ब्राह्मणों ने कब्जा किया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा सके, इसके लिए भारत का विभाजन करवाया। 15 मार्च 1947 को बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिटर्न मेमोरेंडम दिया स्टेट्स एंड माइनॉरिटी का, जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट को समाप्त करने की जोरदार वकालत की, और जिसको अंग्रेजों ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। उसके 3 महीने बाद 15 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया, और विभाजन का प्रस्ताव पारित करने के बाद उसके आधार पर ये प्रस्ताव 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति ने पास किया। ये सारी साजिश, क्योंकि कांग्रेस पर ब्राह्मणों का कब्जा था और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये रेजोल्यूशन पास किया गया, और 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बनाया गया। और इस तरह से जो संगठित मुसलमान थे, वो संगठित मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, जो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से विरोध कर रहे थे। जिस तरह से कांग्रेस के पास नेशनल लेवल की जितनी लीडरशिप थी, वो सारे के सारे बैरिस्टर लोग थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे,
गांधी जी बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे। उसी तरह से मोहम्मद अली जीना बैरिस्टर थे मुस्लिम लीग के। लियाकत अली जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वो भी बैरिस्टर थे। और मुस्लिम लीग के पास भी हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे बैरिस्टर, पढ़े लिखे लोग मुसलमानों के लीडर थे। और वो मुकाबले में कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस के नेतृत्व का विरोध करने का मतलब है ब्राह्मणों का विरोध करते थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर मुस्लिम लीग भारत में रही तो ब्राह्मणों को भारत पर कब्जा करने के लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाकर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया और इसके लिए माउंटबेटन के साथ सौदेबाजी की। इस सौदेबाजी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट बहाल किया गया था, जिसे गांधी जी के द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से जॉइंट इलेक्टोरेट में रूपांतरित करके उनके रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को खत्म कर दिया था। तो गांधी और नेहरू ने यह सोचा कि यदि मुस्लिम लीग भारत में रहती है तो उनको 28% संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 22.5% देना पड़ेगा। इससे 50.5% होगा और बाकी बची माइनॉरिटी को अगर 5% दिया जाए तो ये 55-56% रिप्रेजेंटेशन सभी लोगों को चला जाएगा और फिर कांग्रेस के लिए बचते 44%। यदि ऐसा किया गया, भारत का विभाजन ना करते हुए किया गया, तो कांग्रेस के ब्राह्मणों के नियंत्रण में केवल मात्र 44% ही सीटें बचेगी और जब 44% सीटें बचेगी तो 100% भी 44% सीटें कांग्रेस चुनाव जीतती है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर कांग्रेस के ब्राह्मणों ने सोचा कब्जा करना संभव नहीं है। बल्कि ऐसा अगर होता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और दूसरी माइनॉरिटी के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा कर सकते हैं या उनके पास बैलेंसिंग पावर रह सकता है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, ब्राह्मणों की सरकार नहीं रहेगी, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट सरकार रहेगी और इस तरह से भारत पर ब्राह्मणों को कब्जा करना संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया जाए और इस मुद्दे पर
माउंटबेटन अंग्रेजों के साथ समझौता किया जाए और समझौते में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मांग हो रही है, उसको समझौते के तहत रद्द कर दिया जाए और अंग्रेजों को इस काम के लिए मनाया जाए। माउंटबेटन ने इस बात को स्वीकार किया और इस तरह से आजाद भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के बाद पूना पैक्ट को आजाद भारत में बरकरार रखा गया और दूसरी जो माइनॉरिटीज है उन लोगों के साथ भी न्याय नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो 52% संख्या वाली ओबीसी की जातियां है, उनकी गिनती जातीय आधार पर करने के बजाय 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जातीय आधारित गिनती के विरोध में जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था जातीय आधारित गिनती का, उसे रद्द कर दिया 48 में और धर्म आधारित गिनती का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू ना होने के बावजूद भी उनको हिंदू के खाते में जमा कर दिया गया और प्लान बनाया गया कि इनको आजाद भारत में ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखा जाए, ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा किया जाए और बाकी लोगों को भारत में गुलाम बनाकर रखा जाए। ये सारा षड्यंत्र बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया गया और इसके बारे में लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं ये सारी बातें, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास है, उसके आधार पर बोल रहा हूं और इस तरह से आपके सामने कुछ बातें बता रहा हूं। सारी बातें भाषण में बताया जाना संभव नहीं है। इस पर आने वाले समय में पार्टीशन पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है, मगर जो तथ्य मैं बता रहा हूं किसी भी किताब में ये तथ्य उजागर नहीं किया गया है। इस तथ्य को सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया है और प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया का सहारा लेकर कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया और इसके लिए मुसलमानों को बदनाम किया गया और बाकी लोगों ने, मुसलमानों ने भी आज़ाद भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी चुप हो गए, वो भी चुप रह गए, जबकि उनमें से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। खास तौर पर मौलाना आज़ाद के पास इसकी सारी जानकारी थी। तो 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव होने के बाद आजाद भारत पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी के तहत 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दी गई और उसमें से 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया गया और इस तरह से धीरे धीरे योजना बनाकर, प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने लगातार कोशिश करके बहुत चुपके से, साइलेंट तरीके से, गुप्त रूप से इस योजना पर वो अमल करते रहे और अमल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को समाजवादी घोषित कर दिया ताकि उनका असली ब्राह्मणवादी चेहरा छुपा कर रखा जा सके, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को जानकारी ना हो सके। मगर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट थे, उनको ये सारी बातें समझ में आ रही थी और इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में
बाबा साहब आम्बेडकर ने जो स्पीच किया, उस स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि एक साथ लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र साथ साथ नहीं चलाया जा सकता, ये वार्निंग उन्होंने किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर सतर्क थे। आजाद भारत में लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, अगर हम उस 4 पिलर की बात की जानकारी ग्रहण करने की कोशिश करें, उसके पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता और 375 सीटों पर, जो लगभग 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की थी, उन पार्टियों के 375 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया आउट ऑफ 543। इसके अलावा 2014 में जो ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, उसके तहत 411 सीटों पर ब्राह्मणों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियों ने कब्जा किया। 2019 के चुनाव में 451 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी ने कब्जा किया आउट ऑफ 543। हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खासतौर पर ब्राह्मण, वो इसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा करता हुआ दिखाई नहीं देता है। जो सनातनी ब्राह्मण है वो बिल्कुल चर्चा नहीं करता है। जो अपने को समाजवादी कहते हैं वो भी छुपाने के इस षड्यंत्र में शामिल है। जो कम्युनिस्ट कहते हैं वो भी इस षड्यंत्र में सहभागी है, वो भी इसको छुपाने के काम में लगे हुए हैं। आज अगर हम लोग सारे दुनिया में जो 4 पिलर सिस्टम है डेमोक्रेसी का, जिसमें पहला पिलर है विधायिका, तो आज विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, पूरी तरह से कब्जा हो गया है। जहां पर कानून बनाया जाता है वो अपने सुविधा के कानून बनाते हैं और पूरी ताकत से बना रहे हैं। दूसरा पिलर है कार्यपालिका। इसमें 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। कार्यपालिका पर भी उन्होंने ही कब्जा किया। न्यायपालिका, न्यायपालिका में 97% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा कर लिया गया है। और मीडिया, दिल्ली में एक सर्वे योगेंद्र यादव के द्वारा किया गया था, उस सर्वे में उन्होंने कहा था 97% जो पत्रकार है ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। और इस तरह से सारा का सारा कब्जा मीडिया पर भी उन्होंने किया हुआ है। मीडिया 4 प्रकार का है: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया। सारे के सारे मीडिया पर उन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, ये बात दिखाई देती है, तथ्य के आधार पर दिखाई देती है। और ये जानना या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी महत्वपूर्ण है कि ये जो शासक वर्ग है, ये शासक वर्ग ब्राह्मण है। इस संबंध में ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ब्राह्मणों ने ये सारे पिलर पर कब्जा कर लिया। भारत में चुनाव होता है, रेगुलर चुनाव होता है,
मगर इस चुनाव में अगर हम केंद्रीय सत्ता के बारे में बात करें तो यह दिखाई देता है कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। 2009 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो 10 साल तक कांग्रेस ने सेंट्रल में काम किया, राज किया और फिर उसके बाद ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया। जब यह घोटाला पकड़ा गया तो कांग्रेस ने बीजेपी को चुप रखने के लिए समझौता किया और समझौते के तहत उनको कहा कि हमने 10 साल तक ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, आप 2014 और 2019 में घोटाला करके चुनाव जीतो। तो ये समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, इसके पहले कभी भी नहीं बनी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी ये अटल बिहारी आडवाणी भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने भाजपा को यहां तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी आडवाणी अटल बिहारी का चादर बिछाने वाला कार्य करता है। आडवाणी और अटल बिहारी ने पूरी ताकत लगाकर 182 से ज्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए। पूरी ताकत लगाकर। फिर क्या रहस्य है कि नरेंद्र मोदी ने दो 2014 के चुनाव में 283 सीटें कैसे जीती और 2019 के चुनाव में 303 सीटें कैसे जीती? इस रहस्य का कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन के द्वारा एक घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। आप लोगों को याद होगा, सारे पार्टी के लोग इकट्ठा हुए थे इंदिरा गांधी के विरोध में इमरजेंसी के दौरान। फिर भी इंदिरा गांधी की 150 सीटें चुनकर आई थी। ईवीएम मशीन का जब बीजेपी ने यूज किया तो कांग्रेस की सीटें केवल 49 चुनकर आई 2014 में और 2019 में 52, केवल 3 सीटें ज्यादा चुनकर आई 2014 से। इतनी कम सीटें तो सारी विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के विरोध में लड़े थे, फिर भी चुनकर नहीं आई थी। और अगर इतनी ज्यादा सीटें चुनकर आई है और कांग्रेस की इतनी कम आई है तो उसकी वजह ईवीएम मशीन है। इसको समझने की, इसको जानने की जरूरत है और इसके आधार पर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 99 से आप देखो, 99 में बीजेपी, फिर 2004 में, 2009 में कांग्रेस, फिर 2014 और 2019 में बीजेपी। ये ऐसा ये चक्र चलाया जा रहा है, प्लानिंग बनाकर चलाया जा रहा है, योजना बनाकर चलाया जा रहा है। ईवीएम मशीन का एक बड़ा मकसद यह है कि देश में
अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में अपने वोटों के प्रति जागृत होने का जो भाव लगातार जागृत हो रहा है, और इस जागृत करने में वामसेव के लोगों का, काशीराम जी का बहुत बड़ा रोल है। और उस समय ये स्लोगन बड़े पैमाने पर सारे देश भर में लगाया जाता था। वो स्लोगन था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी 84 तक जीवित थी, उसके पहले ये स्लोगन लगा था। और इस वजह से इंदिरा गांधी को 77 के चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, और जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का उभार हुआ, मंडल कमीशन का भी उभार हुआ, बैकवर्ड क्लास का भी उभार हुआ, तो इससे कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर तमाम प्रकार के बैकवर्ड क्लासेस के लोग और उनकी रीजनल पार्टियां उभर कर आती है तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन संघ परिवार के द्वारा शुरू किया गया, और कांग्रेस के तरफ से खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाया गया, और इसी में इंदिरा गांधी मारी गई। मगर मरने के पहले इंदिरा गांधी ने जो ब्राह्मणों की प्रमुख पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे नंबूद्रीपाद केरला के ब्राह्मण ने बनाया था, इन तीन पार्टियों ने मिलकर संसद में ईवीएम का कानून पास किया, और ईवीएम आज हमारे लोगों के सर पर जो थोपा गया है, इसमें पहला पहल इंदिरा गांधी ने किया। अभिषेक मनु संघवी के द्वारा यह प्रस्ताव संसद में रखा गया, और सीताराम येचुरी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में इसका समर्थन किया। तो तीन ब्राह्मणों ने मिलकर और तीन नेशनल लेवल की पार्टियों ने मिलकर ईवीएम का कानून पार्लियामेंट में पास करके ये ईवीएम का षड्यंत्र लाया गया है। इसको हटाने में मुश्किलें इसीलिए आ रही हैं कि आज भी कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर लगी हुई है, इसको बचाने में लगी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इसको बचाने में लगी हुई है, और इसके विरोध में किसी प्रकार का कोई आंदोलन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये सारे षड्यंत्रकारी लोग इसमें ईवीएम को बचाने में लगे हुए हैं। इसे जानने की और इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह से एक तरफ इन लोगों ने लोकतंत्र के सारे पिलर पर कब्जा किया, और दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। वो काम ये था कि बाबा साहब आंबेडकर ने आजाद भारत में पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, उसकी वजह से अंग्रेजों को इस बात को मानना पड़ा, और इस बात का आज़ादी मिलने के पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम भारत छोड़कर जाने के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के रिप्रेजेंटेशन का मामला हल करके जाएंगे, और उनको रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया जाएगा। मगर गांधी और नेहरू ने माउंटबेटन और अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया,
और गुप्त समझौता करके अनुसूचित जाति और जनजाति के सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार खत्म कर दिया और पूना पैक्ट को आजाद भारत में भी बरकरार रखा। पूना पैक्ट का निचोड़ क्या है? पूना पैक्ट का निचोड़ है रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से लोगों को वंचित करना। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के आजाद भारत में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, मगर एक भी मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस के द्वारा बोलने पर पाबंदी है, बीजेपी के द्वारा बोलने पर पाबंदी है। जो 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, वो सारे पार्टियों के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के जो मेंबर है उनको बोलने की पाबंदी है। इसका मतलब यह है कि उनको रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। दूसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस के 52% लोग। 52% लोग जो ओबीसी के हैं, जिन ओबीसी के लोगों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और जो ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के पार्टी से चुनकर आते हैं, उनको कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पूना पैक्ट का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत रियल रिप्रेजेंटेशन के लोग चुनकर ना जाने देना, वो उन्होंने ओबीसी पर भी लागू कर दिया है। इसलिए 2010 को जब ओबीसी के जाति आधारित गिनती का मुद्दा आया और संसद में जब ये मामला आया तो कांग्रेस इसको सैबोटेज करने में कामयाब हो गई। उस समय 10 राज्यों के मुख्यमंत्री लगभग ओबीसी के लोग थे और उन लोगों ने भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की। अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। प्लानिंग कमीशन को या सेंसस के कमीशन को उन्होंने जाति आधारित गिनती की कोई मांग नहीं की। ये बात दिखाई देती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग, जिनको ब्राह्मणों के पार्टी के द्वारा एमएलए एमपी की टिकट दी जाती है, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की नहीं, बल्कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो टिकटें दी जाती है, उनको भी बोलने के लिए पाबंदी लगाई जाती है। अगर उनके मुख्यमंत्री बना दिए गए और वो इमरजेंसी काल में, संकट काल में ओबीसी का समर्थन नहीं करते हैं, तो उसे ओबीसी का प्रतिनिधि कैसे माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि पूना पैक्ट का जो मौलिक सिद्धांत है, रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित करना, ये सिद्धांत उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को भी लागू कर दिया और एससी एसटी ओबीसी होने के बाद माइनॉरिटी का उदाहरण लेते हैं। माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है। मुस्लिम माइनॉरिटी में मुसलमानों को संख्या के अनुपात में
80 से ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए, मगर ये आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा 44 तक पहुंचा हुआ है, और वो भी केवल संख्या है, वो भी पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। अगर बोलते होते तो माना ज्यादा प्रतिनिधि है, बोलते नहीं है तो माना जा सकता है ये केवल मात्र संख्या है। तो अभी केवल उनके पास संख्या है, प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनके पास लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं है। किसी भी जिंदा लोकतंत्र का जो प्राण तत्व होता है वो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये डाटा और आंकड़ों के आधार पर सिद्ध होता है। अब रहता है 15%। 15% में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। अब जो 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, वो सारी नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है, और क्षत्रिय और वैश्यों की कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। अगर हम लोग क्षत्रियों की 6% संख्या और 5.5% अगर वैश्यों की संख्या मान ले तो ये 11.5% होता है, और 3.5% ब्राह्मण, इन नौ को मिलाकर ये संख्या हो जाती है 15%। तो ये जो 15% लोग हैं उसमें 3.5% ब्राह्मणों की केवल नेशनल लेवल की पार्टियां है, क्षत्रियों की कोई पार्टी नहीं है। अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की पार्टी बनाने की कोशिश की, वो महान हो गए मगर पार्टी नहीं बना पाए। वैश्यों के द्वारा केजरीवाल ने प्रयास किया है, ऐसा कहा जा सकता है। केजरीवाल हरियाणा का वैश्य जाति का है, और दिल्ली में उसने सरकार बनाई है 2-3 बार। अब की बार बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर ईवीएम में घोटाले के अंदर केजरीवाल खुद शामिल हो गए, क्योंकि केजरीवाल ने ईवीएम के विरोध में बोलना बंद कर दिया है, और लगभग 47 विधानसभा की सीटों में ईवीएम मशीन के आंकड़ों में और पेपर ट्रेल मशीन के आंकड़ों में जो अंतर आया है, उस अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी ईवीएम में घोटाला करके केजरीवाल को बेनिफिट दिया गया, और इस बेनिफिट की वजह से केजरीवाल इतनी ज़्यादा सीटों से चुनकर आए और उन्होंने ईवीएम मशीन के विरोध में बोलना बंद कर दिया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आजकल उनका बीजेपी के साथ ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया है, और वो मिलजुल कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक सबूत के तौर पर कहा जा सकता है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि 15% जो लोग हैं उनमें ऐसा दिखाई देता है कि क्षत्रिय और वैश्यों की कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों की, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, मगर 6% संख्या रखने वाले क्षत्रियों की देश में एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। 5.5% संख्या रखने वाले वैश्यों की भी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। इससे सिद्ध होता है
केवल मात्र ब्राह्मणों की नेशनल लेवल की पार्टी है। और इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, ये सारा विश्लेषण करने के आधार पर कह सकते हैं कि केवल मात्र ब्राह्मण ही भारत का शासक वर्ग है। ब्राह्मण जाति ही आज भारत का शासक वर्ग बन चुकी है। योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत इवन क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर 15% लोग शासक वर्ग है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पार्टी जो है इसमें क्षत्रियों को टिकट मांगनी पड़ती है ब्राह्मणों की पार्टी को, वैश्यों को टिकट मांगनी पड़ती है ब्राह्मणों की पार्टी को, देना और नहीं देना ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि आज के तारीख में सारी सत्ता पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। सरकारें बदलती रहती है मगर शासक वर्ग नहीं बदलता। कांग्रेस आती है तो बीजेपी जाती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, यानी सरकारों में परिवर्तन होता है मगर शासक वर्ग ब्राह्मणों में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है और ये शासक वर्ग निरंतर बने रहना चाहता है। इसके लिए योजना बनाकर ब्राह्मणों ने ईवीएम मशीन को भारत पर और भारतीय लोगों पर थोपा। इसकी वजह से जो 85% लोग हैं जिनको चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिनको नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है। और इस तरह से ईवीएम मशीन का उपयोग ब्राह्मणों को परमानेंट शासक वर्ग बनाए रखने में किया है। दुनिया में कोई एक व्यक्ति डिक्टेटर होता हुआ दिखाई देता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां एक जाति ब्राह्मण डिक्टेटर बनी हुई है कि वन कास्ट डिक्टेटरशिप भारत में स्थापित की जा चुकी है। ये एक भयंकर बात भारत के अंदर निर्माण की जा चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये एक बहुत भयंकर स्थिति है। दूसरी एक और बात है जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके सफल होने के लिए दो प्रमुख पार्टियां होना बहुत जरूरी है। दो पार्टियां तो हो गई है, एक कांग्रेस हो गई है, एक बीजेपी हो गई है, दो पार्टी तो हो गई है, मगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किया था वही कार्यक्रम बीजेपी के लोगों ने अमल में लाया है। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों की जो सामाजिक पॉलिसी है वो एक है, आर्थिक पॉलिसी है वो एक है, राजनीतिक पॉलिसी जो है वो एक है, धार्मिक पॉलिसी जो है वो एक है। जैसे सामाजिक पॉलिसी में अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उस पर इन सभी पार्टियों का आम राय है, और जो आर्थिक मामला है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, उस पर भी उनकी आम राय है। जो राजनीतिक मुद्दा है उसमें मुख्य मुद्दा रियल रिप्रेजेंटेशन से वंचित रखने का, उन पर भी आम राय है। धार्मिक मुद्दा में सभी पार्टी के जो ब्राह्मण नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वो सारी SC ST OBC को हिंदू कहती है, हिंदू मानती है, क्योंकि जब ये सारे के सारे हिंदू रहते हैं तो कांग्रेस को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है, कम्युनिस्टों को फायदा होता है, और इस तरह से जितनी नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है वो सभी पार्टियों को समान रूप से फायदा होता है। तो भारत में
द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र आ चुका है, मगर पॉलिसी के बारे में वो ये द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि एक रूलिंग पार्टी होनी चाहिए, एक अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। अब रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, मगर दोनों की पॉलिसी एक ही है। तो इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को संसद में जिन मुद्दों पर, मौलिक मुद्दों पर विरोध करती हुई दिखाई देनी चाहिए, वो करती नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक ही जाति की दो पार्टियां, एक रूलिंग है, एक अपोजिशन है। तो इससे जो द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र भारत में लाया जा चुका है वो वास्तव में एक जाति का डिक्टेटरशिप है, और दुनिया वालों को भ्रम में रखने के लिए ये सारी की सारी परिस्थिति लाई गई है। इसे हम लोगों को सही तरीके से समझने की और जानने की जरूरत है। अभी ईवीएम के बाद इन लोगों ने एनपीआर और सीएए और एनआरआईसी ये जो कानून लाए हैं ये ईवीएम मशीन की वजह से ही लाए हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का इन मुद्दों पर एक राय है। आसाम में जो डिटेंशन कैंप है अभी बीजेपी वाले ला रहे हैं, 2009 में कांग्रेस ने लाया। तो इन कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये जानने और समझने की जरूरत है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको मालूम हो इसके लिए बता रहा हूं कि ये जो सीएए है, एनपीआर है, एनआरआईसी है, ये ईवीएम मशीन की, ये जो कानून है ये ईवीएम मशीन की नाजायज औलाद है। ईवीएम नाजायज है, ईवीएम असंवैधानिक है, उसके द्वारा ये असंवैधानिक सरकार आई है और इस सरकार ने ये कानून बनाया है, इसलिए ये कानून भी असंवैधानिक है और इसलिए हम लोग इन कानूनों को नाजायज कानून कह रहे हैं। इसे भी समझने की जरूरत है। तो इस तरह से साथियों इन बातों को जानने और समझने के लिए मैंने ये बातें आपको समझाने का प्रयास किया। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि इस देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जब संविधान लागू हुआ तो इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान संविधान के द्वारा किया जा चुका था। इसी वजह से बाबा साहब आंबेडकर ने उस संविधान को सहमति दी थी। मगर आज चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, चाहे गरीबी निर्मूलन का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, सारे के सारे प्रॉब्लम जो हल हो चुके थे वो दोबारा वो सारी समस्याएं पुनर्जीवित हो गई है और फिर वही समस्याएं आ गई है। उसका कारण ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा कांग्रेस आएगी, ईवीएम मशीन के द्वारा बीजेपी आएगी, जिनकी इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या है। वोट के अधिकार को ईवीएम मशीन ने खत्म कर दिया है। इसकी वजह से इन लोगों को कब्जा करना संभव है। और इतना ही नहीं, संविधान के द्वारा जिन समस्याओं का समाधान किया जा चुका था वो समस्याएं भी ऐसे के ऐसी दोबारा हमें दिखाई देती है कि वो दोबारा उजागर हो गई है, ऐसे के ऐसे सामने आ रही है। तीसरा विषय यह है कि आजकल लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया, ये मीडिया कोरोना के महामारी के दौरान जिस तरीके से मुसलमानों के विरोध में अभियान चला रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये नेशनल मीडिया ना रहकर ये एंटी नेशनल मीडिया हो गया है। और ये मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुसलमान
सारे देश भर में कोरोना वायरस फैला रहा है, जबकि 24 मार्च को मरकज निजामुद्दीन के लोगों ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लिख कर दिया कि हमारी मदद करो, पुलिस प्रशासन को लिख कर दिया हमारी मदद करो, मगर उन्होंने 30 तारीख तक मदद नहीं किया। अगर वो मदद करते, उनको टेस्ट के लिए लेके जाते, अगर 24 तारीख को ही लेके जाते तो मुसलमानों के अंदर कोरोना वायरस नहीं फैलता और जो थोड़े बहुत लोगों को कोरोना वायरस हुआ है वो लोग दिल्ली में ही रोके जाते, बाकी लोगों को क्वारंटाइन किया जाता, फिर उनको सारे देश भर में भेजा जाता। अगर ऐसा किया होता तो निश्चित रूप से सारे देश भर में ये जो बड़े पैमाने पर आंकड़े फैले हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए दिल्ली की सरकार और केंद्र का होम डिपार्टमेंट का पुलिस विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। जो ज्यादा संख्या हो गई और उसमें 30-35% तक सरकार खुद ये आंकड़े बता रही है। आश्चर्यजनक बात है कि सरकार जमातियों का नाम लेकर बता रही है और मीडिया वाले उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव-गांव में जो मुस्लिम लोग हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके अपने गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इतना बड़ा भयंकर परिणाम हुआ है, ये मीडिया की वजह से ऐसा परिणाम हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया की जो भूमिका है, ये भूमिका एक राष्ट्रद्रोही भूमिका है और इसके बारे में भी निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और सारे देश भर में इस पर जन जागरण का बड़ा अभियान चलाया जाएगा, बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, इसकी हम खबरदारी लेंगे। तो ये जो समस्याएं दोबारा निर्माण हो रही है, इसका समाधान कैसे किया जाए, इसका समाधान करने के लिए हमें अपने संगठन के द्वारा SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को मिलकर, मजलूम और मजलूम के लोगों को मिलकर आपस में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण करना चाहिए। आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में रूपांतरित करना चाहिए। ये इसका समाधान है, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। आज के बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।